ये जो 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगा है, काफी चर्चा हो रही है इसकी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर। वैदिक दृष्टि से चंद्रमा जो है वो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, माँ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो लिक्विड कैश घर में रखा है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी दिनचर्या को दर्शाता है। और इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जब भी ग्रहण होता है तो एक रिकैलिब्रेशन होता है। कर्क, सिंह, तुला ये 3 राशियां ऐसी हैं जिसको इस ग्रहण का नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। वृषभ और मिथुन ये 3 राशियां ऐसी हैं जिस पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जिनकी ना कुंडली में पैसा है, ना हथेली में धन योग है, ज्योतिषी के कोई ऐसा उपाय है जिससे वो धनी बन सके? ज्योतिष केवल आपको भाग्यवादी बनाता, भाग्यवादी नहीं बनाता। ज्योतिष आपको दिखाता है कर्म करो, सही दिशा में कर्म करो। हर इंसान कर्म कर रहा है, लेकिन जब कर्म की एनर्जी गलत दिशा में होगी ना तो बेनिफिट की बजाय नुकसान। कि शुक्रवार के दिन मैं गारंटी के साथ जो बोलने जा रहा हूँ, कर सकते हैं तो प्रतिदिन, नहीं तो प्रत्येक शुक्रवार। आप धन रखते कहाँ हैं और जहाँ धन रखते हैं वो जगह कैसी है और वहां पर बरकत मिले। राहु कलयुग का राजा है, उसने अगर अपना इल्यूजन पॉजिटिव दे दिया आपको, तो मैं आपको एक बात गारंटी से आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, मेरे बहुत से यूजर ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मल स्ट्रीम से ग्रेजुएशन ली है, बीए कॉम किया, एम कॉम कर लिया या बीए किया, एमए किया, उनके अंडर में एमबीए करने वाले लोग उनके अंदर काम करते हैं। कई जगह देखा होगा आपने कि विवाह तो अच्छा चला पर उनके संबंध वास्तव में अच्छे नहीं रहे। अगर 12वां घर खराब होगा ना तो शादी चल तो रही है पर उसमें एडवेंचर नहीं रहे। चंद्रमा की चांदनी में थोड़ा सा समय बिताइए। अगर कलेश है, पूर्णिमा होता है ना, फुल मून होता है, फुल मून के दिन पति पत्नी को थोड़ा चांदनी रात में अकेले रहना चाहिए। इससे दोनों के मन को शांति मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हमने बात करी है चंद्र ग्रहण पर, धन पर, डिप्रेशन, रिश्ते और आने वाला त्यौहार दिवाली पर, जिसमें हमारे आज के एस्ट्रोलॉजर गेस्ट ने बताया कि जो चंद्र ग्रहण हुआ है उस पे आप लोगों के जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और उन्होंने एक ऐसा उपाय बताया है जिससे आपकी कुंडली, आपकी हथेली में पैसा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वो उपाय कर लिया तो आपको कभी धन की दिक्कत कभी नहीं होगी। और आपकी जो लाइफ में जो दिक्कतें चली आ रही, डिप्रेशन चला आ रहा है, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा है, तलाक तक नौबत आ गई है, उसके पीछे कारण क्या होता है और उसका उपाय। और साथ ही साथ बात करी है दिवाली पे किए जाने वाले वो टोटके जिसको करके आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ धन की वर्षा भी होगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के हमारे गेस्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य राजकुमार पांडे जी के साथ। सर नमस्ते सर, कैसे हैं आप सर? आपको भी नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट आपके व्यूअर्स के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा और एस्ट्रोलॉजी को वो एक अलग डायमेंशन से समझ पाने में सफल होंगे। जितने भी मुद्दे आपने बोले हैं उन पर हम बहुत बारीकी के साथ चर्चा करेंगे आज। जी सर, आप काफ़ी फेमस हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे पॉडकास्ट करें। पर सर मैं जानना चाहूँगा जो हमारे न्यू ईयर्स हैं उनको आप अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी, आप कितने साल हो गए आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आप प्लीज़। अंकित जी, अपने विषय में बताऊं उससे पहले एक छोटा सा श्लोक मैं पढ़ूंगा माँ भगवती के लिए। बिल्कुल सर। भगवती सीता के लिए। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हाणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। अगर अपने लिए शुरुआत करूं तो देखिए, जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ के लिए बने होते हैं तो बचपन से वो चीज़ें आपको ना कैलिब्रेट करने लगती हैं। राइट। हालांकि मेरे यहाँ ये पैतृक रूप से काम होता चला आया। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी प्रोफेशनल नहीं रहे लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे। पर मैं बचपन से मेरी रुचि रही और लगभग मुझे लगता है 25 साल से अधिक मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी की इस फील्ड में। और इसको एक अलग तरीके से रखने का मैंने प्रयास किया है। जीवन में बहुत सारे अनुभव मिले। अब इसको एक छोटे से शब्द में अगर समेटूं तो जब युवावस्था में जन्म कुंडली देखता था तो डेटा मेंटेन करता था, सारी चीज़ें थी। अब इतनी कुंडलियाँ देख चुका हूँ कि अब खुद गिनती नहीं है कितनी है। और अलग तरीके से ज्योतिष को प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास रहता है, वो जो आज के इस पॉडकास्ट में भी रहेगा। तो अनुभव की तो बात यही है कि 25 वर्ष का अनुभव है और समझता हूँ कि इतना वर्ष का अनुभव तो ठीक ही है। बिल्कुल सर, 25 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं। एक नॉर्मल एक एज होती है जो जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। आचार्य जी, ये जो 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगा है, काफ़ी चर्चा हो रही है इसकी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर। देखिए, 7 तारीख का जो ग्रहण लगा है ना, ग्रहण को हम 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला, अगर देखें तो एक खगोलीय घटना है ज्योतिष की दृष्टि से।
आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से, तीनों से अगर देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से तो एक खगोलीय घटना है, और ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से इसका प्रभाव अलग है। जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से माना गया है कि जब भी ग्रहण का समय होता है तो ये समय होता है अपने आप को रिकैलिब्रेट करने का। आप मंत्र जाप कीजिए, दान कीजिए, अपने आप को पवित्र रखिए, तो आपको आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्योतिष में भी समय को अलग अलग इंपैक्ट में देखा गया है। अब क्योंकि सितंबर में ही 2 ग्रहण लगे हैं, सितंबर में 2 ग्रहण लगे हैं। ओके। जैसे एक तो चंद्र ग्रहण है और एक सूर्य ग्रहण है। हालांकि सूर्य ग्रहण का इंपैक्ट हमारे देश में नहीं है, लेकिन चंद्र ग्रहण का इंपैक्ट है, और ग्रहण के बाद भी इसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर रहता है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ समझने की कोशिश करें तो कई बार होता है ना, मन में बड़ा डर लगता है लोगों को, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। Okay. एक ऐसी घटना है जो समय के अनुसार होती है, लेकिन इंपैक्ट क्या है तो आप देखेंगे तो चंद्रमा मन का कारक है, चंद्र ग्रहण है, और क्योंकि इसी का प्रभाव ज्यादा है तो हम अभी इसी की चर्चा करेंगे। वैदिक दृष्टि से चंद्रमा जो है वो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, माँ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो लिक्विड कैश घर में रखा है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी दिनचर्या को दर्शाता है। और इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जब भी ग्रहण होता है तो एक रिकैलिब्रेशन होता है। सबसे पहले तो कहें तो इमोशनल जो क्लियरेंस होता है वो होता है, जो उतार चढ़ाव हैं, जो पीछे के द्वंद्व चले आ रहे हैं वो खत्म होते हैं। अब ये एक समय होता है अपने आप को इंप्रूव करने का भी, कि पिछले से जो गलतियां चली आ रही हैं उनको जाने, उनसे अपने आप को आजाद करें। Right. तो ग्रहण का प्रभाव मन पर तो डेफिनेटली पड़ता है, और इसका प्रभाव केवल मन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि देखिए जब कोई ग्रहण लगता है, ये ग्रहण जो लगा है ये कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगा है। Okay. तो इसके अलग से इंपैक्ट होंगे। जैसे कहें कि कुंभ राशि पे लगा है तो जो माउंटेनियर इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर भूकंप आना है ना, और बरसात इस तरीके से होना, बादल फटना, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। Okay. अब अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में क्योंकि लगा है तो इससे क्या होगा कि ग्रहण से, इस ग्रहण के बाद से जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहण लगता है तो सरकार अपराधी लोगों के विरुद्ध सख्त कानून बनाती है, और समाज में ऐसे लोगों को दंड दिया जाता है। रविवार को ग्रहण लगा है तो इसका नुकसान आपकी जो क्रॉप्स होती है ना, फसल होती है, उस पर होता है। और क्योंकि भाद्रपद में ग्रहण लगा है तो जो आपके देश के कुछ हिस्से हैं ना, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा ये पेनफुल होता है। तो ये इसका एक प्रभाव पड़ता है। बाकी राशियों पर भी इंपैक्ट पड़ता है इसका। जी 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 जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसी कौन सी राशि है जिससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है सर? देखिए अब सबके बारे में तो बात करेंगे तो बहुत ज्यादा समय निकल Right. जाएगा। कुछ जो मेजर राशियां जिन पर मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए कर्क, सिंह, तुला, ये 3 राशियां ऐसी जिसको इस ग्रहण का नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। मेष, वृषभ और मिथुन, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिस पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। Okay. अब आप कहेंगे जी ऐसा क्या है कि इन राशियों पर अच्छा पड़ेगा, इन राशियों पर बुरा पड़ेगा? तो प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और ग्रहण के समय का गोचर यह निर्भर करता है कि उनके ऊपर इंपैक्ट कैसा पड़ेगा। अब नकारात्मक प्रभाव वाली राशियों की अगर हम चर्चा करें, थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में जानने की कोशिश करें, तो देखिए जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा ना तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट में कौन आएगा? कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले क्यों आएंगे? क्योंकि कर्क जो है ये चंद्रमा की राशि है। ओके। चंद्रमा मनसोजात, ज्योतिष कहता है चंद्रमा मन का कारक है, तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है, इनको रिकैलिब्रेट होने में टाइम लग जाता है, इनके ऊपर इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। और खास करके इनको इस ग्रहण के बाद से ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खास करके पेट और छाती से संबंधित रोग, माता के स्वास्थ्य को लेकर, या कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले थोड़ा सा इनको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब जो दूसरी राशि मैंने कहा सिंह राशि है, भाई सिंह राशि के लिए क्या नुकसान रहेगा? तो सिंह राशि के लिए ये ग्रहण पंचम भाव में पड़ेगा। 5वां भाव क्या है? लव का है, संतान का है, Okay. प्रेम का है, एजुकेशन का है। तो जो स्टूडेंट हैं उनको स्टडी में फोकस कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। संतान की प्रगति को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। फिर उसके बाद तुला राशि, क्षमा कीजिएगा, तुला राशि के लिए इंपैक्ट है। सिंह राशि के लिए जो इंपैक्ट रहेगा वो 7वें भाव पर रहेगा। तो 7वें भाव में क्या है? आपका जो कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है तो आपको अगले 6 महीने तक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पार्टनर के साथ आपकी डीलिंग अच्छी तरीके से रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, पत्नी पति को, पति पत्नी को लेकर के थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान रखना है। ये चीजें ध्यान रखेंगे इन 3 राशियों के लिए, तो ये यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। और सर जैसे कि हम जानते हैं ना, हमने एक सुना है कि जैसे
जब भी ग्रहण होता है तो कोई ना कोई उपाय करे जाते हैं या बेसिकली दान किए जाते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो आपने 3 राशि बताई है, कर्क, सिंह और तुला, इनको कोई उपाय या कोई दान करना पड़े? देखिए, कर्क राशि के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं। जिस उपाय को अगर करेंगे तो कर्क राशि वाले डेफिनेटली इस ग्रहण में भी अपने आप को बहुत स्टेबल रख पाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक लोटे के भीतर जल लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, गाय का मिल जाए बहुत अच्छी बात, नहीं तो जो भी कच्चा दूध है डाल देंगे, 1 चुटकी काला तिल। अपनी लोकेशन में घर के आसपास जहां भी शिव मंदिर हो, शिवलिंग भी हो तब भी चलेगा, वहां पर जाकर शिवलिंग पर धूप दीप करके पूजन करके, और ये जो जल, दुग्ध और तिल मिश्रित है, इसको एक धार बना करके अभिषेक करना, और अभिषेक करते समय ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र को रिपीटेडली उनको चैंटिंग करना है। अभिषेक करने के बाद भी जब तक अपने घर आ रहे हैं मानसिक रूप से इस मंत्र का जाप करते रहें, और कोशिश करें कि प्रतिदिन 5 से 10 मिनट इस मंत्र का जाप करें। चलिए, मैजिकल रिजल्ट उनको मिलेगा, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि के लिए रहेगा कि वो कोई भी श्वेत रंग का वस्त्र मंदिर में दान करें। ओके, भगवान के लिए कर सकते हैं, जैसे दूध कर सकते हैं पूजा से, और कोई अन्न कर सकते हैं, जैसे चावल दान कर सकते हैं, तो उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। ओके जी। अब इसमें ना, जैसे ये तो हो गया कि उपाय क्या करें। अब देखिए, जैसे कि सिंह राशि है, तो सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव ठीक रहे, इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूं। बहुत छोटा है लेकिन बहुत अचूक है। आपकी घर की लोकेशन में आसपास कोई भी टेम्पल है, तो वहां पर आप जो गेहूं जिससे रोटी बनाई जाती है, गेहूं और गुड़, ये दोनों लेकर के आप मंदिर में डोनेट कर दीजिए। वहां जो पुजारी जी हैं उनको डोनेट कर दीजिए। तो इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब कितना भी थोड़ा बहुत कितना भी कर हाँ, थोड़ा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप सामर्थ्यशाली है तो 10 किलो कर दीजिए, नहीं 1 किलो भी करेंगे तब भी चलेगा। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर। तो ये तो हो गया कि भाई इन राशियों के लिए नेगेटिव था जी, लेकिन 3 राशियां ऐसी भी हैं जिसको इस ग्रहण का बेनिफिट मिलना है। ओके, मेष, वृषभ और मिथुन। अब क्यों मिलेगा? मेष राशि के लिए ग्रहण उनके लाभ भाव में लगा है। अब लाभ भाव का मतलब कि वहां से जहां से उनको बेनिफिट मिलना है। तो मेष राशि वालों की इनकम में वृद्धि होगी, उनके कोई प्रोजेक्ट रुके वो शुरू हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर रुका हुआ धन है तो आ जाएगा, उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लाभ मिलेगा उनको। दूसरा, वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि का जो ग्रहण है ये कर्म भाव में लगा है। तो जब भी कर्म भाव में लगा है तो करियर से रिलेटेड उनको रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई प्रमोशन रुकी हुई है तो वो क्लियर हो सकती है, कोई उनको जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं पर जहां पर उनको सफलता नहीं मिल रही, तो इसमें उनको अगले 6 महीने के भीतर वहां पर सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो और साथ में वर्किंग फील्ड में जिम्मेदारी बढ़ सकती है उनकी, तो उनके लिए यहां पर अच्छा है। सीनियर के साथ उनके रिलेशन अच्छे होंगे। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए ग्रहण उनके नवम भाव में लगा है, यानी भाग्य स्थान में लगा है। ओके। तो उनके भाग्य में कहीं ना कहीं अच्छा उनको वृद्धि मिलेगी, कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। और अगर मिथुन राशि के जातक कोई फॉरेन ट्रेवल की प्लानिंग बना रहे हैं तो वहां पे उनको बेनिफिट मिलेगा। ओके जी। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी आपसे। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में ना कुछ नया करना चाह रहा है, कुछ चेंज करना, जॉब चेंज करना चाह रहा है, घर खरीदना चाह रहा है, कोई चीज बदलाव करना चाह रहा है, तो क्या इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ग्रहण के जस्ट बाद ऐसा हमें कोई डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए और थोड़ा सा हमको रुकना चाहिए। ओके। कोई भी निर्णायक फैसला ग्रहण के बाद जस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे निर्णायक फैसले में केवल घर खरीदना ही, जैसे नौकरी बदलना हो गया, कोई नए तरीके का बिजनेस शुरू करना हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, है ना, तो जब भी ऐसे काम करते हैं ना तो मेंटली आपको स्टेबल होना चाहिए। अब ये बात ठीक है कि हमने कहा भाई 3 राशियों के लिए खराब है, 3 राशियों के लिए अच्छा है, पर इसका प्रभाव तो 12 राशियों के लिए है। राइट। तो मन पर चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा तो सबकी कुंडली में है, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो सबके मन पर पड़ेगा। तो जब तक रिकैलिब्रेशन का टाइम नहीं बीत जाता है, 15-20 दिन, 1 महीना ना बीत जाए, आप कोई भी मेजर डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए ऐसी स्थिति में। और मतलब ऐसे समय पर ना हमें जल्दबाजी में कोई लालच वाला डिसीजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई बार वो फैसले हमारे लिए गलत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मतलब उपाय पूछे आप, अगर जो मैं आपके बिना पूछे ही बता रहा हूं, बिल्कुल। तो सबसे पहला उपाय मैं कहूंगा धैर्य रखना। अभी जो मैंने समझाया ना कि भाई 15-20 दिन का कम से कम टाइम रखना चाहिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखें, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दबाजी से बचना चाहिए और उसके बाद फिर आप करें। अब अगर ऐसे करें कि भाई उपाय फिर भी क्या करें, तो सबसे बढ़िया है भगवान शिव की आराधना करना। ओके। अब इसमें प्रश्न आता है क्यों करना? जी। कोई उपाय लॉजिकल होना चाहिए ना। देखिए, भगवान शिव जो है ना वो चंद्रमा के संरक्षक हैं।
जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था गलित कुष्ठ हो जाने का, तो भगवान शिव ने ही उनको उससे एक तरीके से मुक्त किया था। और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। तो चंद्रमा जब भी, अब क्योंकि ग्रहण लगेगा तो पीड़ित अवस्था में कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना। 12 की 12 राशियों के जातकों को ग्रहण के बाद भगवान शिव की आराधना करने से डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हो सके तो ऐसे समय में जो मैंने अभी उपाय एक रिपीट भी किया था कि तिल और दूध और जल मिला करके और ओम सोमेश्वराय नमः या ओम शिवाय नमः, इन दोनों मंत्र में से किसी भी मंत्र से शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, कुछ दान के लिए संदर्भ होता है। ग्रहण के बाद दान का बहुत बड़ा महत्व है, राइट, है ना। तो दान के लिए जैसे दान कर सकते हैं आपका कि अनाज दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं, अगर सामर्थ्यशाली है तो चांदी का दान कर सकते हैं। इससे ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। तो ये चीजें हम अपने जीवन में कर सकते हैं। तो जैसा हम दान की बात कर रहे थे और कुछ एक्टिविटीज की बात कर रहे थे, तो इसमें एक तो बताया शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। दूसरा, अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, तो उसका भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, एक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चीजें हमको करना चाहिए कि ग्रहण के बाद क्योंकि मन पर उसका प्रभाव पड़ा है, तो अपनी रूटीन लाइफ को थोड़ा पॉजिटिव कीजिए। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास कीजिए, नहा के सूर्य को जल अर्पित कीजिए और मेडिटेशन योगा कीजिए और अपने आप को ना थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। अब ये शब्द आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, डिटॉक्स करने का मतलब ये है कि देखिए हर समय आप व्यस्त हैं अपने गैजेट के साथ। आप किसी घर में चले जाओ जहां परिवार के 10 लोग बैठे हैं, उसमें से 9 आदमी अपने सेलफोन के साथ बिजी हैं। राइट। तो ये जो डिटॉक्स करने का तरीका ये है कि आप थोड़ी दूरी बनाएं इनसे। और ग्रहण के बाद दूरी बनाना बहुत जरूरी। रीजन, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं ये सब राहु के उसमें प्रभाव में है। और ग्रहण का में सबसे ज्यादा प्रभाव मन पे पड़ा है। आप राहु को फिर से अपने नजदीक रख रहे हो, तो डिजिटल डिटॉक्स अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा सर, हमने ना कई बार लोगों को सुना है, बेसिकली रोते हुए सुना है उनको कि यार हमारी कुंडली में तो पैसा ही नहीं है, हमारी हथेली में पैसा नहीं है। तो सर ऐसे लोग जिनकी ना कुंडली में पैसा है ना हथेली में धनी योग है, ज्योतिषी के कोई ऐसा उपाय है जिससे वो धनी बन सके या उनके पास पैसा आ सके? क्या मतलब, वो जिंदगी भर सर गरीबी रह पाएंगे? नहीं, देखिए मतलब कहने का, अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आसानी समझें कि हमको क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में आर्थिक संकट दूर हो सके, राइट, उसके लिए हमारे पास रास्ता बन सके। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि धन योग कुंडली में, किसी कुंडली में थोड़ा अच्छा हो सकता है, किसी कुंडली में कम हो सकता है, लेकिन नहीं होगा इसकी संभावना प्रायः कम होती है। अब उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आप अपनी कुंडली को जानें, किस वजह से धन की कमी है। उसको कंसल्टेशन जब आप करते हो ना, तो वो चीजें फाइंड आउट होती हैं और हम उसको ठीक करते हैं। जैसे एक छोटे से उस पे आऊंगा, लेकिन आपके जैसा मैंने कहा कि एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट होना चाहिए। राइट। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि कमाते तो बहुत हैं जी, पर क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग चल रहा है। कमाते बहुत हैं पर लोन खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? जब ऐसे मैं देखता हूं कई बार, तो अलग अलग जगह पर वो चीजें हमें नजर आती हैं। जन्म कुंडली का जो भाव पीड़ित है, तो वहां पर वो दिक्कत आ रही है। जैसे बहुत लोगों का पैसा हेल्थ में जा रहा है। अब हेल्थ में पैसा जाने के मल्टीपल रीजन है कुंडली में, पितृदोष भी उसका एक कारण होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कमाई बहुत अच्छी है लेकिन सेकंड हाउस उनका खराब है, नीच राशि का ग्रह बैठा है, पैसा आएगा तो पर बचत नहीं होगी। जैसे हम बात कर रहे थे अभी, हम देख ही रहे थे, हाँ, हमने बताया, हाँ, जैसे हम अपनी जनरल बातचीत में कह रहे थे कि अगर आपका धन भाव खराब है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेकंड हाउस को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब सेकंड हाउस को इंप्रूव करने के लिए फूड हैबिट इंप्रूव करनी है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है। ये बेसिक चीजें हैं जो सेकंड हाउस को मजबूत करेंगी। अपने आप आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि बात आती है कुछ उपाय की, तो क्या करना चाहिए वो उपाय तो बताऊंगा ही, लेकिन एक चीज और कह दूं। लोग मतलब ज्योतिष के बारे में ना एक भ्रामक धारणा बन जाती है कि ज्योतिष केवल आपको भाग्यवादी बनाता है। भाग्यवादी नहीं बनाता, ज्योतिष आपको दिखाता है कर्म करो, सही दिशा में कर्म करो। हर इंसान कर्म कर रहा है, लेकिन जब कर्म की एनर्जी गलत दिशा में होगी ना, तो बेनिफिट की बजाय नुकसान होता है। और ज्योतिषी वहीं पर आपको बताता, देखो ये रॉन्ग डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन है, तो वहां चलना है। अब सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि भाई कि अगर धन प्राप्त करना है तो करना क्या है। देखिए सीधी सी बात है, अपने धर्म ग्रंथों को जानेंगे ना तो उपाय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
धन की देवी कौन? लक्ष्मी। माता। धन के देवता कौन? कुबेर। ठीक है ना। तो सबसे पहले जिंदगी में हमें अगर जो धन चाहिए तो भगवती लक्ष्मी और कुबेर, इनकी कृपा हमारे लिए चाहिए। अब करना क्या चाहिए? तो देखिए, शुक्रवार के दिन मैं गारंटी के साथ जो बोलने जा रहा हूं जी, अगर किसी ने इसको रेगुलर लाइफ में अपने फॉलो किया, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। कर सकते हैं तो प्रतिदिन, नहीं तो प्रत्येक शुक्रवार श्री सूक्त का पाठ किया करें। किसका पाठ सर? श्री सूक्त का पाठ किया करें। जिसको भी आर्थिक समस्या है, एक तो बिफोर सनराइज उठना शुरू करे, सूर्य को जल दे, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करे, श्री सूक्त का पाठ करें और अपने घर के पूजा घर में एक कुबेर यंत्र की स्थापना करें। ठीक है। अब इसके लिए एक मंत्र भी है, वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप स्क्रीन पे लगा देना। और वो उस मंत्र को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अगर उसका चैंटिंग करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। मैं एक बार बोल देता हूं आपको। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र की एक माला का जाप करें, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। ये छोटे से उपाय। दूसरा, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप धन रखते कहां हैं और जहां धन रखते हैं वो जगह कैसी है और वहां पर बरकत मिले। एक होता है तो बरकत करने के लिए क्या करें? तिजोरी के लिए कुछ उपाय बताता हूं, जहां आप धन रखते हैं सुरक्षित, कि वहां क्या रखना चाहिए। एक कोई भी सिक्का ले लें, उस पर हल्दी का लेप कर दें और उसके साथ कुछ गोमती चक्र मिला करके और उसको एक लाल रंग के वस्त्र में करके ना अपने घर की तिजोरी में रख दें, तो इससे भी उनके जीवन में धन का आगमन होने लगेगा। दूसरा, किसी भी कुंडली के भीतर शुक्र ना आपकी लग्जरी को, आपके फाइनेंस को इनडायरेक्टली ही रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए अगर हो सके तो किसी गरीब स्त्री को ना आपको चावल और दूध का दान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन करते हैं तो और अच्छी बात है, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। दूसरी बात, शुक्र को मजबूत करने का ना एक सिंपल तरीका है और मतलब बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। आप अपने रहने की जगह को साफ सुथरा रखिए, कपड़े अच्छे साफ सुथरे पहनिए, प्रतिदिन स्नान कीजिए, अगर हो सके तो कोई परफ्यूम या सुगंधित चीज का इस्तेमाल कीजिए, तो इससे भी शुक्र आपका मजबूत होगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि धन जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। राइट। जब आप धन का अपमान करोगे तो दरिद्रता आपके जीवन में हमेशा रहेगी। आपने देखा होगा ना, हम में से बहुत से लोग अगर जो रुपया जमीन पे गिरा पड़ा मिल जाए तो पहले उठा के माथे पे लगाते हैं कि ये हमारे लिए लक्ष्मी है। राइट। तो एक तो धन का सम्मान करें। दूसरी बात, धन उसी घर में रुकेगा जिस घर में अपने से बड़े लोगों का सम्मान किया जाएगा। तो अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं उनका सम्मान कीजिए, तो उससे भी आपके घर में धन का मार्ग प्रशस्त होगा। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने जैसे अभी आपने उपाय बताया धन को लेके, तो आपने कई लोगों को बताया होगा ये उपाय, तो उन पे इफेक्ट करें सर ये चीज? देखिए, मैं बताता ही वही हूं जिसका मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है। मैं कोई भी उपाय बताऊंगा तो उस उपाय, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। राइट। 25 साल का करियर हो गया, तो जिस उपाय की फीडबैक बहुत अच्छी रही है, हालांकि सबके लिए उसके प्रभाव अलग अलग रहे। कुछ उपाय कुछ लोगों के लिए केवल 10 दिन में काम कर गए और कुछ लोगों के लिए उपाय 6 महीने में काम किए, लेकिन ना करे ऐसा नहीं होता। तो उस उपाय का बेनिफिट मिलता ही है, बशर्ते आप कितने डेडिकेशन से कर रहे हो भी तो जरूरी है ना। मैंने आपको बोला सूर्य को जल दो, आप ले गए, आपने लोटा पलट दिया, कोई भावना ही नहीं आपके मन में, तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? तो उपाय हमेशा डेडिकेशन से, यानी डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा डेडिकेशन से आती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने ये उपाय बताया कि 25 साल की जो एक्सपीरियंस है उसमें फिल्टर करा सबसे बड़ा उपाय फिल्टर किए हुए उपाय हैं, जो कि जिनको लाइफ में देखा कि हाँ इसका इंपैक्ट मिला हमको, ये पॉजिटिविटी आई। देखिए, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बेनिफिट करते हैं, तो वो उपाय हम केवल अपने पास रखते हैं। मेरे फादर क्या करते थे सर कि ना एक नया करा हुआ एमडी डॉक्टर से बहुत बेटर होता है 20 साल पुराना एक्सपीरियंस वाला एमबीबीएस। हाँ, बिल्कुल। इतने एक्सपीरियंस होते हैं, लाइफ की इतनी चीजें होती है, वो समझ जाता है कि नहीं यार इससे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि काफी तो किताबी होती हैं। हाँ। और कई सारी चीजें हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल्स होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अभी हम बात करते हैं पैसों की, दिमाग में आप बात आती है डिप्रेशन। आजकल ना जो जनरेशन चली आ रही है उनके बीच में ना ये चीज डिप्रेशन, परेशानियां बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं। अच्छा रिजल्ट नहीं आया, डिप्रेस हो गए, पैसों का कर्जा आ गया, डिप्रेस हो गए। कई लोग तो सर सुसाइड कर लेते हैं, बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो सर इसके पीछे क्या रीजन होता है? देखिए, वैसे तो कहते हैं ना भाई कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो आप साइकोलॉजिस्ट से सलाह लो, और मैं मानता हूँ एस्ट्रोलॉजर से अच्छा ना कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। राइट। क्योंकि ज्योतिष का प्रभाव हमारे मन पर ही पड़ता है। और बड़े लोग ना आश्चर्य करते हैं
जैसे जब कोई पर्सनल लाइफ में कंसल्ट करने आता है मुझसे, कंसल्टेशन बुक हो गया, मेरी टीम ने बुक कर दिया, बातचीत हुई, तो मेरा उद्देश्य पहले ही होता है कि मैं आपके क्वेश्चन ना लूँ, आपकी कुंडली क्या कह रही है ये बताऊँ। जब मैं उनको ये बोलता हूँ, जरूरत से ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत परेशान करते हैं, हेल्थ को लेकर आप इतने कॉन्शियस हैं कि बीमारी से ज़्यादा बीमारी का डर आपको परेशान करता है, तो मेरे कहते हैं आपने कैसे पहचाना। अब ये चीज़ें ना कुंडली बहुत अच्छी तरीके से गाइड करती है। ये तनाव और डिप्रेशन, देखिए कुछ लोगों को आपने देखा होगा जीवन में विषम परिस्थिति पड़ने पर भी वो स्टेबल रहते हैं, और कुछ लोग थोड़ी सी समस्या आई और हथियार डाल दिया उन्होंने। राइट। तो ये हमारी कुंडली के ग्रह इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हर कुंडली में अलग अलग पोजीशन होती है, तो सबके लिए अलग अलग तरीके की रेमेडीज होती है, उनके लिए अलग गाइडेंस होती है, लेकिन कुछ जो कॉमन फैक्टर हैं कि ये डिप्रेशन क्यों होता है। तो देखिए जन्म कुंडली में चंद्रमा, शनि, राहु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि इनका इंपैक्ट जब आपके ऊपर आएगा तो सर्कमस्टेंस ऐसे बनेंगे जहां आप तनाव में, डिप्रेशन में जाएंगे। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूँ आपको, एक मेरे प्रैक्टिकल कंसल्टेशन की बात है 2022 की। ओके। अब बहुत रेगुलर यूजर हैं वो, करीबन मुझे लगता है पिछले 15 साल से कंसल्ट कर रहे हैं। उनके बेटे को कैंपस प्लेसमेंट मिलती है और बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, मतलब जो एक होता है ना स्टार्टिंग का पैकेज थोड़ा कम होता है, उसको बहुत बढ़िया पैकेज मिला। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। अब उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा बस बाद में बात करेंगे। जब उस बच्चे का ज्वाइनिंग का टाइम है ना, उसने मना कर दिया। क्यों, ऐसा रीजन? अब यही बताता हूं ज्योतिष का प्रभाव कैसे होता है। राहु में सूर्य के दौरान उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन जब ज्वाइनिंग करनी थी ना, थोड़ा समय निकला, राहु में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा मन का कारक, और चंद्रमा मन का कारक, उसने पता नहीं उसको मतलब मन में एक डाल दिया करना, नहीं यहाँ जॉब करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। नहीं किया उसने जॉब। वो मुझसे कहते रहे कि कुछ उपाय, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 1.5 साल इसको शांत रहने दो, और उसने नहीं किया। तो ये प्रभाव पड़ता है इस तरीके से। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, अगर कमजोर है, नीच राशि में पीड़ित है, तो चंद्रमा की स्थिति को ठीक कीजिए। शनि का प्रभाव मनुष्य को अकेलापन और निराशा दे सकता है, तो अगर शनि की वजह से ऐसा है तो इसका उपाय पे हम शनि की चर्चा करेंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा फैक्ट बता दूं। व्यक्ति को शनि देता क्या, डिटैच करता, अकेलापन देता है। आप अपना मेल जोल का दायरा बढ़ा दो, ओके, 5 फ्रेंड है 10 बना लो, इंपैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। राहु भ्रम देता है, इल्यूजन देता है, और मुझे लगता है कि शनि से ज्यादा, जैसे उस बच्चे का मैंने बताया, सब कुछ अच्छा था लेकिन मन में भाव आ गया ना, मेरे नुकसान है, अब क्या करोगे आप। तो ऐसे समय पर अगर जन्म कुंडली में शनि, चंद्रमा, राहु के इंपैक्ट को हम मैनेज करें तो वो चीजें सुधर सकती हैं। अच्छा, अब आप कहोगे जी सुधर सकती है, तो आपने उसका क्यों नहीं सुधारा, उसको 1.5 साल आपने क्यों बोल दिया। राइट। उस बच्चे, मैंने ये ऑफर किया था कि आप मेरी उससे बात कराओ, वो मुझसे बात करने के लिए ही तैयार नहीं हुआ। अब जब तैयार नहीं होगा तो आप कैसे उसको समझाओगे। बिल्कुल सर, जो कुछ उपाय बताओ करना तो उसको पड़ेगा ना जी। उसने अपने आप को अकेला बंद कर लिया। शुरुआत के 6 महीने तो वो घर से बाहर नहीं निकला, फिर धीरे धीरे जैसे रिकैलिब्रेट होना शुरू हुआ, धीरे धीरे करते करो चंद्रमा का इंपैक्ट खत्म हुआ, फिर उसने उससे सस्ते पैकेज में ज्वाइन किया। आज ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इससे एक चीजें समझ में आती है कि जन्म कुंडली के भीतर चंद्रमा, शनि और राहु, इनको अगर हम मैनेज करें तो तनाव, डिप्रेशन से हम बच सकते हैं। अब चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कैसे है, माँ का सम्मान करें सबसे पहली बात, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है। माँ की इज्जत करेंगे, माँ का ध्यान रखेंगे, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, माँ की बात मानेंगे। चंद्रमा का मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरी मदर नहीं है सर, तो मैं किसका ध्यान करूँ, जब किसका हेल्प। देखिए सबसे पहली बात है कि चंद्रमा मदर नहीं है, तो मदर के जैसे जो रिश्ते हैं, जैसे आपकी चाची हो गई, आपकी मदर इन लॉ हो गई, मदर इन लॉ भी तो मदर ही है, राइट, है ना। तो ऐसी महिलाएं जो रिश्ते में हमारी माँ लग सकती हैं, हम उनके प्रति सम्मान की भावना रख सकते हैं, है ना। हमारे चाचा जी की जो वाइफ हैं वो हमारे लिए मदर है, तो वहाँ हम कर सकते हैं। बात करते शनि की, थोड़ा सा इसमें और है, सोमवार को शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करना, ओके, उससे भी ठीक होगा। रात को सोते समय ना 1 गिलास या लोटे में पानी अपने सिरहाने रखिए, सुबह उसको किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दीजिए, इससे भी बेनिफिट मिलेगा। और एक काम कर सकते हैं, इसे देखा अपने चांदी की चेन कुछ लोग पहन लेते हैं, तो चांदी की चेन पहन सकते हैं, तो उससे भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, मून आपका स्ट्रांग होगा। अब बात आती है कि शनि, तो देखिए शनि का ना बहुत सा उपाय आपने सुना होगा, ये कोयला बहाओ तो ये करो तो वो करो।
लेकिन शनि का लॉजिकल उपाय ना केवल एक ही है। एक सिंपल बताता हूं पहले, राइट, जो बहुत प्रचलित है पर लोग करते नहीं है। जब भी आपकी जन्म कुंडली पर शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, चतुर्थ शनि हो, अष्टम शनि हो, है ना, या शनि की पनौती हो, महाराष्ट्र में फेमस होता है शनि की पनौती। जब शनि जन्म राशि से पंचम जाता है तो पनौती बोलते हैं। ऐसी स्थिति में हनुमान जी की आराधना करना, कुछ मत कीजिए, सूर्य को जल अर्पित करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक तो सिंपल तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करना। ओके, अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि जी इसमें लॉजिक क्या है? शनि के नेचर को समझिए। जब तक प्लैनेट के बिहेवियर को नहीं समझेंगे ना, उसका उपाय भी समझ में नहीं आएगा। क्या करना है आपको? दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ। अब इसमें सच्चाई क्या है? जब दशरथकृत शनि स्तोत्र को देखोगे आप ना, तो आप कहोगे कि महाराजा दशरथ ने शनि की प्रशंसा की है, बुराई की है। शनि के जितने कुरूप लक्षण हैं वो सब बोले गए हैं। ओके, शनि ना सत्य सुनना पसंद करते हैं। आप जाओगे ना, कहोगे हे शनि देव, आपसे ऐसा सुंदर कोई नहीं है, आपसे ऐसा बलवान कोई नहीं है, आपके जैसा रंग रूप किसी का नहीं। आप जिंदगी भर आपको आराम नहीं मिलेगा। तभी कहते हैं न्याय का देवता है। न्याय के देवता है वो, अपने पराय में भेद नहीं करते। तो शनि को सत्य बताया उन्होंने, तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये कहा कि जो भी शनि के विपरीत समय में दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, उसको मेरा कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिलेगा। और गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो शनि की बाधा से पीड़ित हो, कुछ मत करो, दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करो, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा आपको। हम भटक रहे हैं बेफजूल में, है ना। लॉजिकल, उसका नेचर तो समझो ना शनि का। उनको चापलूसी सुनना पसंद नहीं है। वो कुरूप है तो है, दशरथ जी ने यही कहा जी। और सब बात करते हैं, राहु की बात करते हैं। देखिए राहु के लिए ना, राहु तो ज्योतिष में ना बहुत ही मायावी ग्रह है। अब मायावी क्यों है? क्योंकि राहु है कौन? सौर भानु राक्षस। राइट सर। अमृत पान करने के लिए देवता बन के बैठ गए। दुश्मनी किससे? सूर्य चंद्रमा से। इन्होंने बताया साहब देखो ये बैठा हुआ है, तो ये पकड़ में आ गए। भगवान श्री हरि ने चक्र से उनकी गर्दन काट दिया, लेकिन तब तक अमृत पी चुके थे। धड़ के नीचे का हिस्सा केतु, धड़ के ऊपर का हिस्सा राहु। अब राहु के पास शरीर नहीं है, सिर्फ हेड है। हेड है। कहां कंट्रोल करेगा? आपका ब्रेन। ब्रेन। राहु कलयुग का राजा है। जहां उसने अगर अपना इल्यूजन पॉजिटिव दे दिया आपको, तो मैं आपको एक बात गारंटी से आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूं, मेरे बहुत से यूजर ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मल स्ट्रीम से ग्रेजुएशन ली है, बी कॉम किया, एम कॉम कर लिया, या बीए किया, एमए किया, उनके अंडर में एमबीए करने वाले लोग, फाइनेंस और मार्केटिंग से एमबीए करने वाले लोग उनके अंदर काम करते हैं। लेकिन राहु बहुत मजबूत स्थिति में बैठा है। तो यानी कहने का मतलब कलयुग का राजा अगर फेवरेबल है तो धरती पर रेंगते आदमी को आसमान में पहुंचा देगा, और अगर नेगेटिव हो गया तो आपसे ऐसे कर्म करवा देगा कि समाज में आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। जितने भी अपराध और इस तरीके की चीजें होती है ना, सुसाइड होते हैं, अपराध होती हैं, ये सब चीजें जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं राहु के बैड इंपैक्ट की वजह से होती है। तो अब राहु के लिए सबसे बड़ी क्या बात है? एक सिंपल उपाय बताता हूं। उपाय तो मल्टीपल है, सबकी कुंडली के अनुसार अलग होते हैं। नाइट में, और मैंने कई पॉडकास्ट में बताया, पर आपके पॉडकास्ट में बताना जरूरी है, राहु मंत्र का जाप कीजिए। ओके। नाइट में सोते समय साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके, कोई माला नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, 15 मिनट ओम ह्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। आप अपनी जन्म कुंडली पर कंप्लीट विश्लेषण करवाएं। उसके लिए आप मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, और टीम से टाइम लेकर के आप मेरे साथ पर्सनल बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर राहु की बात करें, राहु सच में बहुत इंटेलिजेंट ग्रह है, क्योंकि सर राहु ने किसको चकमा दिया? भगवान विष्णु को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सबसे बड़े भगवान उनको चकमा दिया। उनको चकमा दिया। हाँ, और राक्षस होने के बाद वो अपना रूप धारण करके देवताओं की लाइन में लग गए। और जब तक भगवान विष्णु को समझ में आई, चंद्रमा ने कहा कि ये तो राक्षस है भैया, देवता थोड़ी ना है, तो वो पी चुके। हालांकि एक चीज यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा आपको। देखिए, श्री हरि को धोखा तो जिंदगी में कोई दे नहीं सकता, सब उनकी लीला का पार्ट है। उनको इनको ग्रह में स्थान देना था, इसीलिए ना राहु को भगवान की माया कहा गया है। जब राहु नेगेटिव रहेगा ना, आप भगवान को समझ ही नहीं पाओगे। आप गली मोहल्ले के पत्थर पूजोगे, आप बड़ी बड़ी जगह जाके उल्टे उल्टे काम करोगे, आपको उन्हीं में देवता, उसी में भगवान नजर आएंगे। लेकिन जब राहु अपनी माया खींच लेंगे ना, मतलब नेगेटिव हटा देंगे, तो आपको रियलिटी समझ में आएगी, हु इज गॉड, वास्तव में भगवान है कौन। राइट। बहुत सारे लोग नहीं जानते, फलाने बाबा, ढिमाके बाबा, ये बाबा, वो बाबा,
बट रियलिटी तो ये है कि श्री हरि से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जी जी जी। जी। अच्छा सर, जैसे आपने बात की, राहु की बात करी आपने, शनि की बात करी आपने, चंद्रमा की बात करी, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसे 2 ग्रह जिसका हमारी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपको तो इतना एक्सपीरियंस है और मैं ये मौका जाने नहीं दूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए, तो आप प्लीज़ इस पर एलिब्रेट करें सर। देखिए, वैसे तो 9 के 9 ग्रह आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि इसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि मन का स्वस्थ रहना है ना, आत्मबल मजबूत रहना और भ्रम से मुक्त रहना। तो मैं 2 तो नहीं, मैं यहां पर ना कुछ बातें पॉइंट लेकर के चलूंगा। अगर आपको जीवन में अपने पोटेंशियल को एक्चुअल एलोबरेट करना है, उसको प्राप्त करना है, अपने टारगेट अचीव करने हैं, तो सबसे पहले कुंडली आपकी किसी भी लग्न की है, सूर्य को मजबूत करो। ओके। दूसरा, मैं आपको सपोज करो, मैं आपको राफेल, अब तो 4.5 जनरेशन का इससे भी अच्छे आ गए, स्टील फाइटर आ गए, लेकिन एग्जांपल समझ लेंगे, राफेल बड़ा फेमस है, लोग समझते हैं। मैं आपको राफेल फाइटर दे दूं, आपको आता ही नहीं उड़ाना, आपकी हिम्मत ही नहीं, आप क्या उड़ाओगे? कुछ नहीं कर आप लेके उड़े भी तो सामने वाला मार देगा जी। और अगर कॉन्फिडेंस है तो अभिनंदन ने मिग से F-16 गिरा दिया था। मन मजबूत करने के लिए चंद्रमा का इंपैक्ट मजबूत कीजिए। ये 2 ग्रह मजबूत रहेंगे तो आत्मबल और मानसिक बल दोनों मजबूत रहेगा। तीसरा, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है, हम आप जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट जो लोग देखेंगे, राइट, ये सारा टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। कलयुग में आप देखोगे ना, टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी के साथ ग्रो करती है, क्योंकि ये राहु का समय है। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, सब राहु के कंट्रोल में है। तो राहु, अगर मैं कहूं तो राजा है, मैं गलत नहीं बोल रहा, राहु राजा है। अगर राहु आपकी जिंदगी में ठीक है तो आप अपनी जिंदगी में बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन रिजल्ट प्राप्त करेंगे। ओके। और अगर राहु खराब है तो दुर्गति भी बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन होने वाली है। तो ये हम कब जान पाएंगे? जब हम कुंडली का एक विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि राहु की प्लेसमेंट कैसी है, इंपैक्ट कैसा है, दशा कब आएगी, ट्रांजिट में कब फेवरेबल अनफेवरेबल है, तो वो हम देख सकते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि भाई सूर्य, चंद्रमा, राहु और शनि तो है ही, खैर दीर्घकालीन परिणाम देने वाले ग्रह, तो ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट मैं बोल सकता हूँ। चलिए सर। अच्छा सर, कई बार देखा गया ना लाइफ में ना, फेलियर का ना सिलसिला जारी हो रहा है कि बार बार इंसान फेल हो जा रहा है। नॉट पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो हर चीज में कई काम कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, वो दिक्कत दे जा रहा है। तो सर, इससे भी बाहर निकलने का कोई उपाय है हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम फेलियर हो क्यों रहा है। राइट। अब फेलियर के जो जनरल कारण है वो मैं बताता हूं, क्योंकि हर इंडिविजुअल की कुंडली अलग होती है, और जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, उसको कैलिब्रेट नहीं करेंगे ठीक ढंग से, तब तक हमको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब अगर आप कहें कि मनुष्य जीवन को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ कौन प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा तो क्षणिक है जी। चंद्रमा 2 दिन शुभ ग्रह के साथ है, आप बड़े कॉन्फिडेंट हो, अगले 2 दिन पाप ग्रह के साथ है, आप लो फील कर रहे हो। आपने देखा होगा खुद के अपने जीवन में, राइट। कभी कहते हैं आज सुबह उठ के बड़ा अच्छा लग रहा आज है, अच्छा लग रहा है हमें, हाँ यार। आप देखोगे तो मूड आपका अच्छा होगा, हाँ। और कभी पता नहीं कुछ सब कुछ अच्छा है पर हाँ, समझ में नहीं आ रहा, मन अच्छा नहीं है, हाँ। तो चंद्रमा कहीं ना और कहीं ये पाप ग्रहों के सर, साथ। ये बात सबके साथ होती है, सबके आपने साथ। बहुत अच्छी चीज क्लियर हाँ, करी है। बिल्कुल है। देखिए, जो लोग कहते हैं ना, अरे ज्योतिष को जानोगे तब समझोगे कितना इंपैक्ट है इसका। ये आपकी लाइफ का जीपीएस है, अगर आप सही ढंग से अडॉप्ट करोगे, आप 100% पोटेंशियल अपना लोगे। तो हमें क्या देखना है? शनि को देखना है। स्टेबल रिजल्ट जो भी मिलेगा आपको, राहु, शनि, गुरु, 3 ग्रह बता रहा हूं, राहु, शनि, गुरु अगर कुंडली में अच्छे हैं तो स्लो ही सही लेकिन परमानेंट स्टेबल ग्रोथ मिलेगी। तो सबसे पहले तो शनि को देखना, क्योंकि शनि की स्थिति खराब होगी तो जीवन में बाधाएं आएंगी, बनते हुए काम विलंब से बनेंगे। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसको ठीक करना। सूर्य हमारी आत्मा, हमारे आत्मविश्वास का कारक है, सूर्य का प्रभाव देखना। राहु, केतु ये अचानक जीवन में बाधाएं क्रिएट करते हैं। राइट। तो सूर्य, शनि, राहु, केतु ये तो ग्रह हो गए ऐसे जिनको हमें स्पेशली देखना है कि कहीं कुंडली में इनका इंपैक्ट ऐसा तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। और दूसरा ये होता है कि अगर बार बार रिपीटेडली ऐसे सक्सेस हमको नहीं मिल रही है, हमारे पास हमारी कुंडली भी नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? प्रश्न तो ये भी खड़ा होता है ना कि भाई हमारे पास तो बर्थ डिटेल नहीं है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग मीडियम है कि अगर टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ खाली मालूम है तो हम न्यूमरोलॉजी से भी देख सकते हैं, चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं, कुछ नहीं तो प्रश्न कुंडली से देख सकते हैं, कार्ड रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की कुंडली नहीं है तो जैसा मैंने भी कहा, एक तो सूर्य को मजबूत करो, शनि के इंपैक्ट को मैनेज करो,
आपको नहीं पता शनि कहां बैठा है, लेकिन कुछ मत करो, आप दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ हर शनिवार करो। मंगल का इंपैक्ट मजबूत करो। रीजन बिहाइंड दिस, मंगल एनर्जी का कारक है। जन्म कुंडली में अगर साहसी नहीं रहेगा तो करोगे क्या? तो एक मंगल का इंपैक्ट मजबूत करो और अपने नियमित कर्म में परिवर्तन करो। बिफोर सनराइज उठना शुरू करो। देखिए एक सुभाषितानी है, आदित्य नमस्कारम ये कुर्वंती दिने दिने जन्म जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्योनुपजायते। जो व्यक्ति नियमित सूर्य भगवान को प्रातः काल उठ करके प्रणाम करता है, उसके 7 जन्म की दरिद्रता खत्म हो जाती है। तो भैया इससे बड़ा उपाय कोई हो सकता है? राइट राइट। कि आप बिफोर सनराइज उठना शुरू करो, सूर्य को जल अर्पित करो। तो ये कुछ चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे को हमारी कुंडली नहीं भी मालूम है, तब भी अगर नियमित रूप से इन बातों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। और बाकी अगर है डिटेल तो आप एक बार कंसल्ट कीजिए। अच्छा सर, आजकल ना देखा जा रहा है कि ना भले लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, झगड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं और कई बार झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक तक नौबत आ जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए अब इसके लिए तो मैं वैसे कई बार बोल चुका हूं, लेकिन एक चीज कहता हूं आपको। हम जब शादी ब्याह करते हैं ना तो हम खर्चा बहुत करते हैं, राइट। अपनी औकात से भी ज्यादा खर्च करते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन एक जगह हम पैसा बचा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर को पैसा ना देना पड़े, कंप्यूटर में डिटेल फीड की, देखो 28 गुण मिल रहे हैं, शादी कर दो। 36 के 36 में शादी कर दो और 36 हफ्ते में तलाक होता है। जी 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 जी। ये सब चीजें, चाहे देखिए शादी चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, दोनों में ही कॉम्पेटिबिलिटी बनना जरूरी है। कई बार क्या होता है, कॉम्पेटिबिलिटी का लेवल थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, लेकिन वो इतना बड़ा रूप ले लेता है कि संबंध टूट जाते हैं। अब हम यहां पर इस पर तो डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है। कोई लोग, यहां तक कि मैं आपको बताऊं, मेरी पर्सनल कंसल्टेंसी में जो यंगस्टर्स हैं वो मुझको बोल रहे हैं, गुरुजी मैंने शादी करने का इरादा ही छोड़ दिया है। इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि मेरा विवाह जैसी संस्था पे से विश्वास उठ गया है। तो मैं उनको अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, 25 साल में आज तक तो जो मिलान करके दिए उनमें डाइवोर्स नहीं हुआ। राइट। बहुत विश्वास के साथ एक केस है केवल ऐसा, लेकिन उस पर अब इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, कई बार कर चुका हूं। लेकिन आज तक जिनकी कुंडली मिलाई है तो वो विवाह अच्छे ही चले। अब इसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो देखिए जन्म कुंडली में ना हम ये देखते हैं कि नॉर्मली गुण मिलान के बाद ना मंगल देख लिया, उसके बाद हम आगे कुछ नहीं देखते। राइट। लेकिन जन्म कुंडली में ये देखिए कि 7वां घर कैसा है, क्योंकि 7वां घर पार्टनरशिप का है, दैनिक जीवन का है। अब कई जगह देखा होगा आपने कि विवाह तो अच्छा चला पर उनके संबंध वास्तव में अच्छे नहीं रहे। अगर 12वां घर खराब होगा ना तो शादी चल तो रही है पर उसमें एडवेंचर नहीं रहेगा। अब रीजन पे आते हैं सीधा। सबसे पहले तो देखिए कहीं मंगल तो नहीं इंपैक्ट डाल रहा, देखना चाहिए हमको। 99% मामले में नहीं होता, लेकिन फिर भी 1% क्यों छोड़े। मंगल का इंपैक्ट कुंडली में कैसा है, पाप ग्रहों का प्रभाव जैसे शनि का, राहु का, सूर्य का प्रभाव अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव पर है या 12 भाव पर है तो मैरिज लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आएगी। अगर है तो उसका एलिमिनेशन कैसे होगा, करना क्या होगा, वो करना पड़ेगा हमको। अगर ये चीजें हम देख करके चलेंगे कि 7वां भाव और जन्म कुंडली का 12 भाव नेगेटिव इंपैक्ट में नहीं है, दोनों की दशाओं में भी कॉम्पेटिबिलिटी है, तो मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। ये जो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, रिश्ता नहीं टूटेगा। लेकिन मत बचाइए एस्ट्रोलॉजर के पैसे। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप 1 या 2 से कंसल्ट करो ताकि क्लैरिटी हो जाए, लेकिन केवल गुण मिलान मत कराओ, मंगल दोष मत चेक करवाओ। ये देखो कि पाप ग्रहों का प्रभाव कैसा है। जैसे एक शॉर्टकट में बताता हूं, लड़की की कुंडली में अगर गुरु ठीक नहीं है तो उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। अब आपको उसके लिए पार्टनर ऐसा देखना पड़ेगा जिसका मंगल शुक्र अच्छा। तो लड़की की कुंडली में तो गुरु देखो, 7वां 12 देखो। लड़के की जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र वो कैसे हैं। अगर मंगल शुक्र अच्छे हैं तो अपने पार्टनर का ध्यान रखेगा। कहने का मतलब ये बहुत ही बड़ा एक डीप सब्जेक्ट है जो हम केवल थोड़े समय इसकी चर्चा नहीं कर सकते। इसके लिए हमको एक अलग पॉडकास्ट ही करना पड़ेगा। अच्छा सर, मान लीजिए कि ना शादी हो गई फिर भी झगड़े हो रहे हैं उसके अंदर, बातचीत बंद तक हो गई है, तो इसके पीछे कोई उपाय है इसके लिए? हाँ बिल्कुल है उपाय। देखिए अब बात एक ही आती है कि सभी उपाय सबके ऊपर काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ उपाय ऐसे कॉमन बताऊंगा जिसको अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो जन्म कुंडली में ना आप अपनी जन्म कुंडली में जब तक आप कंसल्ट नहीं कर रहे हो ना तब तक आप शुक्र और चंद्रमा को मैनेज करो। शुक्रवार के दिन पति पत्नी एक साथ
अगर संभव हो सके तो। अब लड़ाई इतनी हो गई कि साथ में नहीं तो बात अलग है, लेकिन कलेश है पर साथ में है। तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद वस्तुओं का जैसे दूध, चावल, चीनी, इसका दान कर सकते हैं। चंद्रमा का उपाय करें, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जब मन एक जैसा मिलेगा तो वैवाहिक जीवन में सामान्यता बनेगी। पूर्णिमा की रात को दोनों पति पत्नी चंद्रमा का दर्शन करें, मतलब उस दिन फुल मून होता है। चंद्रमा का इंपैक्ट हमारे शरीर पर बहुत पॉजिटिव होता है। और चंद्रमा की चांदनी में थोड़ा सा समय बिताइए अगर कलेश है तो। पूर्णिमा होता है ना, फुल मून होता है। फुल मून के दिन पति पत्नी को थोड़ा चांदनी रात में अकेले रहना चाहिए। इससे दोनों के मन को शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। दूसरी बात है, आदर्श गृहस्थ किसको माना गया? भगवान शिव को। शिव परिवार में सांप भी है, चूहा भी है, शेर भी है ना, सब एक साथ है। तो भगवान शिव पार्वती की पूजा करना, और किस रूप में? अर्धनारीश्वर रूप में पूजा करना। अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ करना। घर के पूजा घर में गौरी शंकर रुद्राक्ष रख सकते हैं या धारण कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि आप वैवाहिक जीवन में आ रही जनरल जो प्रॉब्लम है उसको अपने लेवल पर भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट मैनेज तभी होगा जब दोनों की कुंडली का एनालिसिस करके और प्रॉपर हम उस क्षेत्र को पकड़े जहां से प्रॉब्लम आ रही है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, गुण मिलान बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, पर 12th हाउस में दोनों के पाप ग्रह बैठे, होगा क्या? जब बेडरूम में जाएंगे तो लड़ना शुरू कर देंगे। अब हमने उनको बताया भैया अपना बेडरूम ठीक करो, कसम खा के जाओ, जो लड़ना ड्राइंग रूम में लड़ लो, बेडरूम में जाओगे खाली तुम इनकी बात करोगे, तुमसे बात करेंगे, झगड़ा खत्म। झगड़ा खत्म, इंप्रूवमेंट आ गया। हर चीज के लिए जो ही नहीं कि उपाय करना पड़े, थोड़ा सा उस एनर्जी के रूट को हमें डाइवर्ट कर देना है। डाइवर्ट करेंगे रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन है क्या, ज्यादातर लोग शॉर्टकट उपाय बता दो जी, शॉर्टकट उपाय बता दो। शॉर्टकट उपाय शॉर्टकट ही लाभ देंगे। परमानेंट अगर रिलैक्स चाहिए तो एनालिसिस जरूरी है। सर दिवाली आने वाली है तो शुरुआत करते हैं धनतेरस से। हम नॉर्मल देखा गया ना, लोग बर्तन ले लेते हैं, झाड़ू ले लेते हैं, सोना चांदी ले लेते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई ऐसी क्या वस्तु हम खरीदें धनतेरस वाले दिन जिससे हमारे घर में धन की वर्षा हो? सर देखिए, वैसे तो कॉमनली आप देखेंगे तो धनतेरस पे माना गया है कि धातु कोई ना कोई खरीदनी चाहिए। राइट। अब ज्यादातर लोग जो सामर्थ्यशाली हैं वो सोना चांदी भी खरीदते हैं, नहीं तो बाकी दूसरी धातु बर्तन भी खरीदते हैं लोग। तो ये तो कॉमन चीजें हैं। अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल खरीद सकते हैं, पीतल के संबंधित कोई वस्तु खरीद सकते हैं। दूसरा, दीपावली पे ना अपने घर की झाड़ू जरूर बदलिए। बहुत कॉमन सा होता है, झाड़ू परचेज करना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। दिवाली वाले दिन करनी है, दिवाली के बाद करनी है? नहीं, दिवाली वाले दिन खरीद सकते हैं, धनतेरस के दिन स्पेशली खरीद लीजिए, तो झाड़ू भी खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छा क्या है कि अगर आप कुछ नहीं खरीद सकते तो एक बहुत छोटा सा उपाय, थोड़ा सा धनिया खरीद लीजिए, साबुत धनिया, धनतेरस के दिन बहुत बढ़िया आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दीपावली एक 5 दिन चलने वाला पर्व होता है, राइट, है ना? तो धनतेरस से शुरुआत होती है और 5 दिन चलता है पर्व। तो इसमें कुछ चीजें मैं ऐसी बता रहा हूं जिससे कि अगर आप तिजोरी में रखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो धनतेरस के दिन कोई भी वस्तु जो आप खरीदते हो वो माँ लक्ष्मी के सामने रखो, और इसके बाद एक पीले कपड़े में थोड़ी सी हल्दी की गांठ, कुछ धनिया के बीज, 1 या 2 अपनी क्वांटिटी के हिसाब से गोमती चक्र रख करके, और उसको एक पोटली बना लीजिए पीले या लाल रंग के वस्त्र में, और उसको अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। इससे साल भर कहते हैं ना कि बरकत मिलना। तो इसको अगर जो जहां आप मूल्यवान वस्तुएं रखते हैं, मूल्यवान वस्तुएं कहाँ रखेंगे? तिजोरी में रखेंगे, सेफ में रखेंगे, तो वहां पर इसको रखेंगे तो इससे ऐसा प्रभाव देखा गया है कि धन धान्य की बरकत मिलती है हमको, धन की कभी कमी नहीं होती। हाँ, मतलब एक तरीके से जब बरकत मिलेगी तभी कमी नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये उपाय किया जा सकता है। सर अक्सर कहा गया है कि दिवाली पे किए जो छोटे छोटे उपाय, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी माता पूजी जाती, दिवाली धन से कहा जाता है, तो वो कहते हैं सर बहुत लाभदायक होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा उपाय है जिससे हमें तुरंत, अगर हमें पैसों की नीड हो, वो मिल जाए? सर देखिए, एक उपाय आपको बताता हूँ, है बहुत कॉमन लेकिन लोगों में प्रचलन में नहीं है। अगर उसको करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दिवाली की रात में ना पीपल का पत्ता जो पेड़ से अपने आप टूटा हो, तोड़ना नहीं, अपने आप टूटा हो, ऐसा पीपल का पत्ता ले आए, इसको अपने घर ला करके ना इसको गंगा जल से धुल लीजिए, और सिंदूर ले करके ना इसके ऊपर ओम लिख दीजिए, है ना? ओम लिख करके इसको अपनी तिजोरी में रखिए। दिवाली की रात को ही करना है ये, लेकिन मैजिकल रिजल्ट आपको मिलेगा, धन की बरकत मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है।
और या दिवाली की रात पे ना आप एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला आती है, इसको लक्ष्मी माला भी बोलते हैं। राइट। इस माला पे ना आप एक मंत्र बोल रहा हूं मैं, उस मंत्र का अगर जाप करें ना तो भी आपको धन की प्राप्ति होती है। ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें, ये भी आपकी आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करने में ना इमीडिएट रिजल्ट देता है। सर हमारा ना कर्म ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं या हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य, और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं जो पहले से लिखा हो गया हुआ है? ये कहते हैं ना हमारा की किस्मत लिखवा के लाए हैं, तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी हिसाब से बदल सकते हैं सर, हेल्प से उसकी? देखिए ये बात तो सही है कि किस्मत लिखवा के लाए हैं। कुछ लोग अपनी किस्मत लिखवा के लाते हैं जिसका बेनिफिट उनको मिलता है जी। वो उनके पूरे जन्म के पुण्य है, क्योंकि ज्योतिष मानता है कि पास्ट लाइफ का जो कर्मा है आपकी प्रेजेंट लाइफ को कंट्रोल करता है। इसको पहचानने का तरीका है ज्योतिष में फिफ्थ हाउस आपकी पास्ट लाइफ को इंडिकेट करता है। अब यहाँ बात आती है क्या जो लिखा है बदल सकते हैं? तो देखिए 100% कभी नहीं बदल सकते हैं, बट उसमें कुछ हम पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। और पॉजिटिव चेंज भी कब होगा? कि जब कर्म राइट डायरेक्शन में होगा। भाग्य जो लिखा है वो तो विधाता ने लिख दिया। अब यहां पर अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में कहूं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, तो भाग्य और कर्म में सिंक्रोनाइजेशन करना, जब भाग्य और कर्म दोनों को परफेक्टली सिंक्रोनाइज करेंगे, है ना, परमात्मा, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, ये तीनों जब एक लाइन में होंगे, परमात्मा, पुरुषार्थ और प्रारब्ध तो पहले से लिखा है। भाग्य बदलने के लिए जरूरत किसकी है? परमात्मा की और पुरुषार्थ की। तो परमात्मा से आशीर्वाद, फिर पुरुषार्थ, तो भाग्य जो लिखा है वो आप 100% भोगने के लिए विवश नहीं हो। और जब तुलना की बात आएगी भाग्य बड़ा या कर्म, तो देखिए भाग्य तो फिक्स है, लेकिन कर्म भाग्य को बदल सकता है। और ज्योतिष भी कभी भी भाग्यवादी होने को नहीं कहता। ज्योतिष से आप अपने कर्म की सही दिशा समझ सकते हैं, तो यहां ज्योतिष हेल्प कर सकता है। तो डेफिनेटली कर्म बड़ा है। जो लोग निराश हैं, जो कहते हैं हम भाग्य लिखवा के लाए, कभी अमीर हो ही नहीं सकते, तो वो ये है कि वो बन सकते, कर्म करें, बाकी ज्योतिषी की हेल्प लें। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो अल्टीमेट है कि आप दुनिया भर के पैसे खर्च करते हैं, पर एक बार अपने आप को जानने के लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज फील करेंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। बस सर मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन, रियली काफ़ी टाइम ले लिया आपका, मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में पूछता हूँ, किसी की कोई अपनी इच्छा हो, कोई जो सच्चे मन से चाहता हो, सब मेहनत कर रहा हो, सब चीज कर रहा हो, तो उसके लिए आप क्या उपाय बताएंगे, क्या उपाय देंगे, क्या राय देंगे ताकि जो वो चाहता है वो उसको मिल जाए? देखिए सबसे पहले तो ये है ना कि हम उस चीज के लिए कितना डिजर्व करते हैं ये पता होना चाहिए जी। आपकी अब ये बात यहाँ थोड़ी सी भाग्य की आती है। आपकी कुंडली में मतलब अपने बायोलॉजिकल संतान का सुख है ही नहीं और वो नहीं मिलना है, आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए तो कंसल्टेशन ही जरूरी है। बाकी जीवन में बदलाव के लिए आप बाकी के क्षेत्रों में बदलाव चाहते हैं, कलेश से मुक्ति चाहते हैं, तो सीधा सा बात है आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करो। और हम ना कंसल्टेशन में और कुछ नहीं करते, हम आपके 90% तो आपको आपकी लाइफ में चेंज करने का तरीका बताते हैं और उसके मैजिकल रिजल्ट आपको मिलते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।